नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। आज हम महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बारे में बात करेंगे और बाय इलेक्शंस पंजाब के हों या राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में भी बात करेंगे। आज इलेक्शंस के रिजल्ट्स का दिन है और झारखंड में 2 फेज में चुनाव हुए और जो महाराष्ट्र है वहाँ पर एक ही फेज में चुनाव हुए 20 नवंबर को। और उपचुनाव में 4 सीटें पंजाब में, 9 सीटें उत्तर प्रदेश में और 7 सीटें राजस्थान में ऐसी सीटें रही जिनके बारे में मोटा-मोटा लोगों की दिलचस्पी थी। हालाँकि 4 ऐसी लोकसभा की सीटें भी थी जहाँ पर दोबारा इलेक्शन हुए, उसमें प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही थी, उसकी भी लगातार चर्चा होती रही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अटेंशन गेन की, सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र पर रहा। और महाराष्ट्र के एक हिसाब से महाराष्ट्र ऐसा सूबा है भारत की राजनीति में जिसको उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सूबा माना जाता है, क्योंकि ओवरऑल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो एक नंबर गेम है और महाराष्ट्र में सबसे दूसरे नंबर पर भारत में सेकंड हाईएस्ट लोकसभा सीटें हैं। और अभी हम बात करें तो विधानसभा सीटों की, तो 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से जो एनडीए अलायंस है, हालांकि वहां पर उसको महायुति अलायंस कहा जाता है, और महायुति की 230 प्लस सीटें आ रही हैं, जबकि जो महाविकास आघाड़ी यानी कि जो इंडिया अलायंस है वहां पर, उसकी सीटें 60 तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। तो इसको लेकर काफी बातचीत भी हो रही है। 55 सीटें रह गई हैं जो महाविकास आघाड़ी की, अगर हम मान के चले तो जो ये इतना बुरा हाल हुआ है इसमें, क्योंकि दोनों अलायंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग थे। जैसे एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की, दूसरी एकनाथ शिंदे की, दोनों ही उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना थी वो भी कोई ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ मुंबई के इलाकों में थोड़ा बहुत परफॉर्म कर पाई है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 2 एनसीपी, एक अजीत पवार की और एक शरद पवार की। अजीत पवार ने कमाल दिखाया है और अजीत पवार ने शरद पवार के एनसीपी से अच्छा परफॉर्म किया। जैसे एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना थी उसने उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अच्छा परफॉर्म किया है। कांग्रेस, जो कि कभी महाराष्ट्र में अकेले सरकार भी बना चुकी है, इंडिपेंडेंट उसकी सरकारें रही हैं, उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, अब की बार कोई ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। ज्यादा कमाल क्या, बहुत अजीब सा ही है कि कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें मिली हैं। 288 में से 15 सीटें मिलना मतलब कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी उभरी है, 133 सीटें मिली हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसको 57 सीटें, एनसीपी अजीत पवार की पार्टी को 41 सीटें, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 सीटें और आईएनसी को 15 सीटें मिली हैं। तो ये मोटा मोटा रिजल्ट है। अभिषेक जी, हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर नजर रखते हैं। अभिषेक जी, ये जो मैंने चुनाव के नतीजे बताए हैं, इसके ऊपर आपकी जी पहली प्रतिक्रिया क्या? पहले पत्रकार इन सब ट्रेंड्स को पकड़ भी पा रहे थे जिस हिसाब से एग्जिट पोल भी आए, या फिर आपको क्या लगा, ये रिजल्ट आपके लिए प्रत्याशित थे, या फिर आपको भी देख के एकदम से शौक लगा कि भाई ये तो एकदम हटके रिजल्ट आए हैं? नहीं, इसमें कोई बहुत चौंकने वाली बात नहीं है इन रिजल्ट्स में। हाँ, एक बात जो थोड़ा सा आ, थोड़ी स्क्रिप्टेड जैसी लगती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया कि उसने अपने अलायंस पार्टनर्स को भी बहुत लिमिट कर दिया है। ठीक है। हम्म। अब अलायंस पार्टनर्स को लिमिट करने का मतलब ये है कि आप देखिए 288 सीटों में अब जो मुख्यमंत्री इनके एकनाथ शिंदे थे, हाँ, हम्म। उनकी स्थिति यह है कि अभी वो 57 कुल मिला के उनके पास विधायक हैं। और अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री थे उनके पास 41 हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कि 148 सीटों पर लड़ी, 133 पे जीत गई। 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। हम्म। तो स्क्रिप्टेड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक इसने क्या किया कि इतनी बढ़त हासिल कर ली भारतीय जनता पार्टी ने कि जिन दो के साथ मिलके इसने सरकार बनाई थी या जिन दो के भरोसे बनाई थी, अजीत हम्म। पवार और एकनाथ शिंदे, उन दोनों को भी कट टू साइज करके ऑलमोस्ट आसपास ला दिया। और हम्म। इतना ला दिया कि उन दोनों का कोई दावा ना बन सके जी। मुख्यमंत्री के पे। ठीक है। हम्म। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा स्क्रिप्टेड लगता है ये पूरा फाइनल चार्ट देखने में। हम्म। बाकी कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। 100 से ज्यादा सीटों पर लड़के 15 सीट पे जीतना,
ये वास्तव में 15% का स्ट्राइक रेट है, ये बहुत बुरा है। ये बहुत बुरा है। अब जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, जो उसका धड़ा है, और उद्धव ठाकरे, अब ये तो देखिए इनका तो पॉलिटिक्स लोकल रहा है ना, मतलब ये पूरे अखिल महाराष्ट्र की पार्टियां तो रही नहीं है ना। उद्धव ठाकरे का तो मान लीजिए कि कितना प्रेजेंस है, मुंबई में है, थोड़ा सा कोंकण रीजन में है, ठीक है। उसी तरह शरद पवार का थोड़ा वेस्टर्न महाराष्ट्र में स्ट्रांग होल्ड है, हाँ। लेकिन कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, और ये समझ में नहीं आता कि 288 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस 103 कैंडिडेट ही अपने क्यों खड़ी कर रही है, हाँ? और मतलब शरद पवार जो कि एक रीजनल पार्टनर है उस लिहाज से, उनको 87 सीटें क्यों दी जा रही हैं? तो ये जो चीजें हैं, और भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे सीटों का बंटवारा, पार्टनर्स को ताकत के हिसाब से न लड़ना, सांगठनिक कोई प्रेजेंस मजबूत न होना, कोई एक सिंगल नैरेटिव ना होना जिसके सहारे लड़ा जाए, बहुत से मतलब प्रॉब्लम्स रहे हैं महाविकास अघाड़ी के, जिसके कारण उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है। अच्छा अभिषेक जी, आपने एक बड़ी मार्के की बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 148 पे बीजेपी लड़ती है और 133 सीट जीत जाती है, 90% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। क्या इसमें आप कोई धांधली देख रहे हैं, जबकि उसके जो अलाइज पार्टनर हैं वो तो उनका तो 50% भी स्ट्राइक रेट बन रहा है, इसमें तो हम देख रहे हैं। तो क्या आप इसमें कुछ देख रहे हैं, कोई गोलमाल कुछ आप देख पा रहे हैं इसमें, या फिर आपको लग रहा है कोई ईवीएम का जैसे नैरेटिव बनता कि ईवीएम हैक कर ली जाती हैं, या क्या आप इसमें गड़बड़ी देख रहे हैं? या फिर लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी तो दिमाग हैक करती है, ईवीएम हैक करने की क्या जरूरत है? दिमाग में जब बीजेपी का फूल खिलेगा तो फिर वो बटन पे तो खिलेगा ही। नहीं, देखिए ईवीएम पर तो क्या बोलें, ईवीएम पर बोलना जो है बहुत गैर जिम्मेदार बात लगती है, क्योंकि पहला तो वो एक स्पेकुलेशन वाला मसला है, हाँ। और दूसरा ये है कि महाराष्ट्र में बोलेंगे तो फिर झारखंड में क्यों नहीं बोलेंगे, ये सवाल आ जाता है ना। ईवीएम को साइड रख दीजिए एक बार, चुनाव आयोग को साइड रख दीजिए, पूरी स्टेट मशीनरी को साइड रख दीजिए, उसको साइड रख के हम ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव फ्री एंड फेयर हुए हैं, ठीक है। ये पहले हम मान के चलते हैं। उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है, जो स्ट्राइक रेट है, उसके मोटे तौर पे दो फैक्टर्स हम गिनवाएंगे, हाँ। और वो दो फैक्टर्स भी इसलिए गिनवाएंगे क्योंकि कांग्रेस और उसकी अलायंस जिस एक फैक्टर के भरोसे चुनाव लड़ रही थी, हाँ, वो एक फैक्टर दरअसल कॉमन है जो भाजपा की जीत में काम आया है, और वो फैक्टर था मराठों का जो गुस्सा है, मराठों की नाराजगी, जिसके बल पे लोकसभा में ऐसा हमें बताया गया और बहुत से एनालिसिस करने वालों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब थी और कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया मराठों की नाराजगी के कारण, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के पास मराठों की नाराजगी के अलावा कोई दूसरा वो टेक नहीं था जिस पर कि वो चुनाव लड़ती। उसको उम्मीद थी कि ये इकलौता मुद्दा उसे काम आ जाएगा। मराठों की नाराजगी को किसने डाइल्यूट किया? भाजपा में मराठों की नाराजगी को डाइल्यूट करने का काम ये आपके मराठवाड़ा रीजन में इधर अजीत पवार ने बहुत काम किया, ठीक है। अजीत पवार का स्ट्रांग होल्ड है उधर, और साथ में मतलब मराठों को एक बार जब पैसिफाई कर दिया गया तो भाजपा ने साथ ही साथ नॉन मराठा जो ओबीसी है, नॉन मराठा ओबीसी को भी साथ लाने की कोशिश की कुछ योजनाओं के माध्यम से, ठीक है। कहने का मतलब कि वो दो फैक्टर्स ऐसे थे, मराठा को साधना और नॉन मराठा ओबीसी को साधना, जिससे कि सेक्शनल जिसको कहते हैं कोलिशन एक बन जाता है, सामाजिक गठबंधन जो बन जाता है वोटों का, वो भाजपा ने तैयार किया, ठीक है। कांग्रेस वो सामाजिक गठबंधन जैसा कुछ नहीं बना पाई क्योंकि वो एक सेक्शन के भरोसे थी,
ठीक। तो जब आप सामाजिक गठबंधन बनाते हैं वोटों का, तो आपको यहां से भी वोट आता है, वहां से भी वोट आता है ना। कांग्रेस, आप देखिए कांग्रेस की जब सरकारें हुआ करती थी महाराष्ट्र में, तो किनके भरोसे थी? दलित, आदिवासी, मुसलमान, कुंबी, ओबीसी। जी। हम्म। हाँ? अब दलितों की पॉलिटिक्स का हाल ये है कि दलित पॉलिटिक्स का कोई जेन्युइन प्लेयर नहीं रह गया महाराष्ट्र में। 100 धड़ों में आरपीआई टूट चुकी। रामदास अठावले पिछले 12 साल से चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। आरपीआई जो उनका अपना धड़ा है, वो चुनाव ही नहीं लड़ते हैं। ठीक है। प्रकाश अंबेडकर सॉफ्ट बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिटिक्स करते हैं, ये सब लोग मानते हैं। ठीक है। तो जेन्युइन दलित पॉलिटिक्स करने वाला तो कोई रह नहीं गया जो कि नॉन बीजेपी और नॉन कांग्रेस करे। और दलित पॉलिटिक्स को कमजोर करने का, आरपीआई को तोड़ने का ऐतिहासिक काम कांग्रेस ने किया है महाराष्ट्र। तो इसलिए कांग्रेस के पास अब वो दलित वोट भी नहीं बचा रह गया। ठीक है। एक मजबूरी है कि चलो महायुति को दे देंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पिछले 10, 12, 15 साल में दलित वोटों को जिस तरीके से एलिनेट किया गया, अलग थलग किया गया, थोड़ा एंटी मुस्लिम नैरेटिव डाल के, हाँ, वो सब भाजपा की तरफ गया। ठीक। आदिवासी भाजपा की तरफ गए, उनको भी एलिनेट किया गया। ठीक है। तो ये जो सोशल कोलिशन कांग्रेस का जो परंपरागत महाराष्ट्र में हुआ करता था, वो टूट गया। 10 साल हो गया उसको टूटे हुए, ज्यादा हो गया। अब वो टूटते टूटते इस कगार पे पहुंचा कि पार्टियां टूट गई। एनसीपी 2 हिस्से में टूट गई, शिवसेना 2 हिस्से में टूट गई। जब पार्टियां टूट गई तो पार्टियों के जनाधार बट गए। और जब जनाधार बट गए तो उसके बाद बड़ी आसानी से भाजपा के लिए एक मिक्सचर जैसा बनाने में आसानी हो गई। तो वो जो वोटों का मिक्स है वो भाजपा के काम आया, और कांग्रेस के पास वैसा कोई वोटों का मिक्स था नहीं। तो क्या ये जैसे नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, और जैसे कहा जाता है कि भाई 100 साल पहले तकरीबन, हालांकि 99 साल कहेंगे, अभी 100 साल होने में तो कुछ टाइम बाकी है, 99 साल पहले आरएसएस का जन्म हुआ। तो क्या आपको लगता है कि नागपुर जो आरएसएस की राजधानी है, उसके सूबे महाराष्ट्र को अब बीजेपी ने हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में पेंट कर दिया, रंग दिया है, और अगले अपने 100 साल जो स्वर्णिम काल है उस पर आरएसएस ये दावे के साथ कि महाराष्ट्र सूबे में भी हमारी सरकार है और मुल्क में भी हमारी सरकार है, दावे से अपना स्वर्णिम काल पूरा करेगी, या फिर उसको जिसको बोलते हैं गोल्डन जुबली अंग्रेजी में, तो गोल्डन जुबली मनाएगी? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है। हाँ? मतलब ये आप नहीं कह सकते कि हिंदुत्व की सरकार जैसा कुछ है, क्योंकि भाजपा ने केवल हिंदुत्व पर ही काम नहीं किया ना। जो मैंने बताया कि उसने दोनों तरीके से काम किया। एक तो आइडियोलॉजिकल अपील हिंदुत्व की रही उसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा, उसने योजनाओं के माध्यम से भी काम किया। लाडली बहना योजना का बड़ा शोर दिखा, और महाराष्ट्र में औरतों को अट्रैक्ट करने की बड़ी राजनीति चली महायुति की तरफ वो से। लाडली नहीं, क्या नाम है, लड़की बहिनी योजना। लाडली बहना तुम्हारा वहां मध्य प्रदेश वाला मध्य है ना। प्रदेश की है जी। तो लड़की बहिनी योजना जो है उसका बड़ा असर रहा, ऐसा कहा जा रहा है। तो मतलब आप देखिए कि ये 2 तरीके से भाजपा काम कर रही है। आप कहीं भी देखिए, एक तो वो अपने कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने हिंदुत्व वाली अपील से चिपकाए रखती है। ठीक है। और जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, जो उससे भाग सकती है, उसको वो लाभ वाली योजनाओं से पकड़े रहती है। ठीक है। अब देखिए देश की स्थिति जो है, इतना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, आर्थिक संकट है, महंगाई है, 10 तरह की चीजें हैं। तो वैसी स्थिति में मतलब जो आइडियोलॉजिकली वो नहीं है, उस तरीके से उनके कोर वोटर, वो भी कुछ थोड़े मोड़े लाभ के लिए चिपके रहते हैं, है ना। तो हिंदुत्व का मसला उस तरह से, मतलब सीधे सीधे हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से हिंदुत्व का राज है। नागपुर में ही देख लीजिए, नागपुर की 5 सीटें हैं। नागपुर वेस्ट में कांग्रेस जीती है। ये विकास ठाकरे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कम मार्जिन से जीते हैं, 5,824 मार्जिन से, लेकिन ये जीते हैं, और भाजपा का कैंडिडेट हार गया है। तो नागपुर में ही जब सारी सीटों पर भाजपा नहीं जीत पा रही है, तो आप मतलब ये कहना सरलीकरण होगा कि हिंदुत्व का राज हो गया है, ऐसा है नहीं।
है ना। जी। और अच्छा। बात, और एक और जो मैं आपको बताऊं, जो थोड़ा सा शायद पीछे जाने की मांग करे और उतनी गहराई में जाने की जरूरत ना हो, कि जितना ज्यादा भाजपा के भीतर मराठा पॉलिटिक्स को, है ना, जितना ज्यादा नुकसान देवेंद्र फडणवीस ने पहुंचाया है, इस पे मेरे ख्याल से कहानियां भी हुई हैं, पहले कुछ लोगों ने बिल्कुल लिखा भी। लिखा है, बहुत बहुत लिखा गया कि जो देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के, उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया मराठा पॉलिटिक्स को। तो मराठा, अब सोचिए कि अब देवेंद्र फडणवीस मराठा पॉलिटिक्स को जहां नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो मराठा पॉलिटिक्स क्या है, परंपरागत रूप से वो मराठा पॉलिटिक्स हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का पर्याय के रूप में देखी जाती रही है? इसका मतलब कि न हिंदुत्व की पॉलिटिक्स उतनी होमोजीनियस रही है पिछले 10-12 साल 20 साल में, और न ही मराठा पॉलिटिक्स उतनी होमोजीनियस रही है। तो चीजें बहुत मिक्स जैसी हो गई हैं। सरलीकरण करना मुश्किल है कि हिंदुत्व का राज हो गया या नागपुर का राज हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता। अच्छा अभिषेक, मैं आपकी पोस्ट भी पढ़ रहा था, तो आप कुछ कैंडिडेट्स का जिक्र कर रहे थे तो महाराष्ट्र के, एक बार आप बताएंगे कि महाराष्ट्र के ऐसे कौन से कैंडिडेट्स रहे जिनके ऊपर आपकी निगाह खास तौर पर जमी हुई थी? भाई देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो आमतौर पे उन सीटों को देखते हैं जहां पे मतलब खानदानी लड़ाइयां होती हैं, और ये कोशिश रहती है कि देखें कि किस तरह से समाज मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं उस परिवारवाद को, खानदानवाद को। तो वो कई मठ हर चुनाव में टूटते हैं और नए मठ बनते हैं। तो उस लिहाज से बारामती में आप देखिए, शरद यादव के पोते, अरे शरद पवार के पोते हार गए हैं, योगेंद्र पवार। हालांकि अजीत पवार जीते हैं, लेकिन अजीत पवार की पॉलिटिक्स और शरद पवार की पॉलिटिक्स मतलब अलग है, जुदा है। हो सकता है उतना निर्णायक रूप से अलग ना हो, लेकिन मतलब एक आज के टाइम पे तो हाँ, लीनियस टूटी। राज ठाकरे का बेटा हार गया, ठीक है, इसका भाई हार गया। ये जो बहुजन विकास अघाड़ी का जो संस्थापक हितेंद्र है, हितेंद्र ठाकुर, उनका भाई वहां नाला सुपारा से हार गया है। जिसने ये विनोद तावड़े वाली लीक पर जो हल्ला मचाया था, और वो 5 करोड़ रुपए वाली लीक आई थी ना वीडियो, तो वो हार गया वहां से, ठीक है। इस तरह से कई, अब मैं महाराष्ट्र में फवाद अहमद हार गए। हाँ, और फवाद, ऐसे ही वो तो मान लीजिए उस तरह से कोई खानदानी या पारिवारिक राजनीति नहीं है वैसी, वो तो स्टूडेंट लीडर रहा है, ठीक है। और जिशान सिद्दीकी भी हार गए, बाबा सिद्दीकी, जिनका मर्डर लॉरेंस बिश्नोई ने किया। हाँ, तो वो हार गए हैं, और आदित्य ठाकरे जीते हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे जीते हैं, मुंबई में अब उनका देखिए, होल्ड भी है। जीते हैं या उनकी जीत को सिक्योर किया गया है पता नहीं। देखिए, यहाँ पे एक कैविएट मैं ये दूंगा कि अब 5 साल चुनाव होना नहीं है, ठीक है, और उद्धव ठाकरे अभी से नहीं, पिछले लोकसभा, मतलब पिछले लोकसभा चुनाव से ही अपने बेटे की राजनीति को सिक्योर करना उनके लिए प्राथमिकता रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे की राजनीतिक टर्फ खराब हो, भविष्य खराब हो। और मुझे लगता है कि और ये शायद 2 साल पहले भी मैंने एक जगह लिखा था अंग्रेजी में कहीं, कि उद्धव ठाकरे भाजपा के फोल्ड में वापस आ सकते हैं अपने बेटे के करियर को सुनिश्चित करने के लिए। तो अभी तक तो नहीं आए हैं, हाँ, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उनको बेटे का करियर सुनिश्चित करना है। और ज्यादा बड़ी बात कि ये मुंबई के जो नगर पालिका के चुनाव हैं, सबसे महंगा, सबसे ज्यादा बजट वाला नगर पालिका है मुंबई का, और उसके चुनाव भाजपा लटकाई हुई है। अब भाजपा चूंकि बहुमत में आ गई है, तो शायद वो बृहन मुंबई नगर पालिका का चुनाव करवावे। तो शिवसेना जो कि एक लोकल पावर वाली पॉलिटिक्स करती है, उसके लिए नगर पालिका का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हो सकता है कि ठीक है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की सत्ता में नहीं है, लेकिन नगर पालिका के चुनाव को वो मिस नहीं कर सकते। तो मे भी वाले समय में सरकार जब बन जाए तो उद्धव ठाकरे घूम फिर के भाजपा की तरफ आए, और हो सकता न भी आए, लेकिन उनके बेटे की जीत ये बताती है कि मामला इतना सीधा नहीं है कि सबके बेटे हार जाए और उद्धव ठाकरे का बेटा जीत जाए। ऐसा होता नहीं।
अगली झारखंड की बात करते हैं और झारखंड पे थोड़ी क्विक बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय की भी थोड़ी कमी है। और झारखंड में हम देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटें और हाँ, बीजेपी को 21 सीटें मिली हैं, कांग्रेस 16 सीटें ले आई है, आरजेडी 4 सीटें, सीपीआईएमएल 2 सीटें। तो एक हिसाब से मोटा मोटा 50 प्लस जो इंडिया अलायंस है वो झारखंड में हो गया है। हेमंत सोरेन जिसको जेल में डाला गया, हल्ला काटा गया, वो अब दोबारा से मुख्यमंत्री होंगे। आपका झारखंड चुनाव के ऊपर टिप्पणी। झारखंड चुनाव में देखिए, ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो रिजल्ट है। हम्म, हम्म, यहाँ पे भी कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन एक चीज इस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा मैं, वो हम्म, ये है कि झारखंड चुनाव में भाजपा का वोट परसेंटेज 33% है, 33.17। ठीक है। हम्म, और अभी काउंटिंग थोड़ी मोड़ी बची हुई है, 1-2 सीट। हम्म, 33% भाजपा का है, और झामुमो का 23% है, और हम्म। कांग्रेस का कांग्रेस 15%, 15% है पंद्रह ना। पॉइंट सत्तावन हाँ। तो कांग्रेस और झामुमो को मिला लीजिए तो 38%, और भाजपा 33%। बहुत फर्क नहीं है, हम्म, 5% का फर्क है ना। हम्म, तो मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा का जो ये वोट परसेंट है, ये दिखाता है कि अ, कम ट्रैक्शन नहीं है भाजपा की पॉलिटिक्स का। हम्म, और ऐसा नहीं है कि भाजपा की पॉलिटिक्स चली नहीं है या मात खा गई है। हाँ, जो ट्राइबल रीजन्स हैं, खासकर देखिए यहाँ झारखंड का फर्क ये है कि झारखंड में ट्राइबल सघनता वाली, डेंसिटी वाली सीटें जो हैं वो ज्यादा है ना। तो कम हम्म, वोट परसेंट लाकर भी आपको क्रॉस सेक्शनल काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप ट्राइबल वोट से सीटें ला सकते हैं। ये सुविधा है। तो इसको आप अगर महाराष्ट्र से कंपेयर करें, तो महाराष्ट्र में जो मराठा पॉलिटिक्स पर जिस तरीके से कांग्रेस केंद्रित थी, मराठा पॉलिटिक्स की नाराजगी पे, और वो फेल हो गया, हम्म, ठीक वैसे ही झारखंड में ट्राइबल पॉलिटिक्स को बचाए रखने पर केंद्रित थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना। हम्म, और वो कामयाब हो गया। बावजूद इसके कोल्हान के रीजन में चंपई सोरेन के थ्रू सेंध लगा दी भाजपा ने सरायकेला में, है ना। तो हम्म, अब इनफैक्ट दुमका में लंबे समय तक भाजपा का कैंडिडेट आगे रहा। कल्पना सोरेन लंबे समय तक पीछे रही, बाद में जाके 15वें में आगे हुई हैं, 15वें राउंड में। तो ये हम्म, दिखाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भले जीत गया हो, लेकिन जो पॉलिटिकल नैरेटिव वाला मसला है, वो हाँ। अभी भाजपा का यहाँ कोई फेल नहीं हुआ है, चूका नहीं है। हम्म। हाँ, अच्छा। तत्काल जो भाजपा का एक प्लैंक था बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला, वो फेल हो गया है। हम्म, लेकिन झारखंड ही वो जगह है जहां पे कि हमने लिंचिंग की कई घटनाएं देखी हैं। और हम्म, वहां पे ये सब शहरी इलाकों में खासकर भाजपा की राजनीति ज्यादा स्वीकार्य है। ट्राइबल्स में एस्पिरेशन है, वो एस्पिरेशन हो सकता है आने वाले समय में भाजपा को स्पेस दे, ये जी। मेरा अंदाजा। आखिरी सवाल और कंक्लूडिंग रिमार्क भी, पंजाब की बाई इलेक्शंस 4 सीटें और 4 में से 3 पे आम आदमी पार्टी जीत गई है, 1 पे कांग्रेस। बरनाला जो कि हम्म, मीत हेयर जिसको भगवंत मान का हनुमान और ऐसे 10 चीजें कही जाती हैं, और मीत हेयर जो कि एमपी बने बरनाला से, लेकिन अब वो अपनी सीट रिटेन नहीं करवा पाए, वहां से कांग्रेस जीत गई है। और जो कांग्रेस के जो 2 सांसद बने वो दोनों भी अपनी सीट रिटेन नहीं कर पाए हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी जीत गई है। तो बराबर हाँ, का दर्द आम आदमी पार्टी ने भी दे दिया है। सुखजिंदर हम्म, रंधावा की पत्नी आ रही हैं, और हम्म, जो राजा वड़िंग है उनकी पत्नी भी 22,000 वोटों के करीब आ रही हैं डिम्पी ढिल्लों से। तो हम्म, और जो आम आदमी पार्टी के एमपी हैं चब्बेवाल साहब, वो अपने उनके बेटे ने सीट जीत ली है, वो अपनी सीट रिटेन कर पाए हैं। कम से कम वो उन्होंने अपनी सीट वो बचा के रखी। तो इसको पंजाब के बाय इलेक्शंस, क्योंकि पंजाब के और हरियाणा के लोग बड़ा सुनते हैं हमारे इस रेडियो को, तो हाँ जी, हाँ जी। पंजाब के ऊपर आपने कुछ लिखा भी है, अब बताइए प्लीज। और देखिए, 4 में से 3 आम आदमी पार्टी का बढ़िया स्कोर है। हम्म, हम्म, और ये तो मतलब बिल्कुल क्लियर था कि जो लड़ाई है वो सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कांग्रेस। बीच में ही होनी है। और तो कोई था नहीं। लेकिन ये हम्म, भूलना नहीं चाहिए कि ये जो गिद्दड़बाहा में जो हरदीप सिंह ढिल्लों है, हाँ, डिम्पी ढिल्लों। हाँ, ये तो ये कहाँ से, ये तो शिरोमणि अकाली दल में हुआ करते थे पहले ना।
हाँ हाँ, सुखबीर बादल के ये भी छोटे मोटे अनुमान तो ये भी रहे हैं सुखबीर हाँ बादल के। हाँ, भी बदल के रहे हैं। और वहां से निकल के इन्होंने दोनों परिवारों को निपटा दिया। बादल परिवार को आप सोचोगे, गिदड़बाहा तो प्रकाश सिंह बादल की परंपरागत सीट है ना, हम्म। और मतलब बहुत स्टार सीट है उस लिहाज से। लेकिन श्रोमणी अकाली दल ने जैसे जब से सुखबीर बादल को एसजीपीसी ने एसजीपीसी कह रहा हूँ सॉरी, श्री अकाल तख्त साहिब ने तनखैया घोषित किया है, तो तब से उन्होंने चुनाव में लड़ने का फैसला नहीं लिया था। और श्रोमणी अकाली दल ने किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा। वो नहीं लड़ा बाकी इन्होंने। हाँ, तो ये एक मामला बनता है। और लोग जो थ्योराइज भी कर रहे हैं गिदड़बाह की सीट का, जब जितनी मेरी बात हो रही थी वो यही बात कर रहे हैं कि अकाली दल की जो कम से कम 10,000 वोटें हैं वो डिम्पी ढिल्लों अपने साथ ले गए हैं, और वही एक रिजल्ट है जो कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा, जो अमृता वड़िंग और राजा वड़िंग जिस हिसाब से थोड़ी हवाबाजी कर रहे थे, वो तो अपने आप को मरियम नवाज समझने लग गई थी पंजाब की, और राजा वड़िंग जो अपने आप को महाराजा रंजीत सिंह जैसा ही कुछ समझने लग गए थे। तो वो कह रहे हैं कि वहां के लोग थोड़ा सा इस फुकरी, जिसको पंजाबी में फुकरा शब्द बहुत इस्तेमाल हाँ होता है, हाँ जो ऐसे हवाबाजी वाली जो राजनीति थी, उससे हाँ। परेशान होकर ये रिजल्ट गिदड़बाह में देखने को मिले। सुखजिंदर नहीं, वो ठीक है। रंधावा मुझे का लगता है कि जो ट्रेंड ट्रेंड अगर इस तरह से देखा जाए तो एक दो चीजें समझ में आती हैं। एक तो हाँ ये कि आम आदमी पार्टी की मतलब सत्ता के कारण ही, ऑब्वियसली सत्ता जिसकी रहती है उसकी धीरे धीरे समाज में स्वीकार्यता बढ़ती है। तो आम आदमी पार्टी चाहे जैसी भी है, जो भी है, भाजपा की बी टीम है, आरएसएस की पैदाइश है, वो सब हम लोगों ने लंबी बातें की हैं पहले। लेकिन पंजाब में एटलीस्ट उसने जो खानदानी किस्म की राजनीति है, जिसको आप कह रहे हैं ये हाँ वड़िंग और इनके हाँ बाद की, इस हाँ, खानदानी राजनीति को, फ्यूडल राजनीति को तोड़ा है। ठीक है। ये तो है। हाँ, तो ये आम आदमी पार्टी इस लिहाज से मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को स्वीकार हो रही होगी। हाँ, अब आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में जो तिरंगा फहराती है और देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है, वैसा काम इसने पंजाब में किया, तब शायद लोग मार के भगा दें। लेकिन अभी तक तो लगता नहीं है कि पंजाब में उस तरह के काम ये कर रही है। नहीं नहीं, पंजाब में पंजाब में तो फेडरल इश्यूज उठाती है और बोलती है कि नेशनलिज्म ठीक है अपनी जगह है, लेकिन फेडरल एक जो सूबों के अपने हक होते हैं उन अधिकारों की बात करने की कोशिश करते हैं, वो लेकिन जब तक फेडरल उसमें इश्यूज पे टिकी रहेगी तब तक तो बची रहेगी पंजाब में, हम्म, है ना। लेकिन दिल्ली वाला स्टाइल अपनाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। तो ये लेकिन एक लिहाज से ठीक है आम आदमी पार्टी का जीतना, कि चलिए पुराने खिलाड़ी जितने खानदानी है, परिवारवाद वाले हैं, हवाबाज हैं, वो चले गए, नए लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उस पर एक वॉच रखना भी जरूरी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो विचार है, उसकी जो पॉलिटिकल लाइन है, वो बड़ी खतरनाक है। वो और खतरनाक है। वो वो हमने बहुत खतरनाक। नेशनल वो जब कश्मीर में धारा 370 वाला मामला आया तो अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया था कि बहुत बढ़िया करा। आप कश्मीर और को छोड़ दो, किसानों के जो 3 कानून जिनके खिलाफ 1 साल धरना चला, सबसे पहले विधानसभा में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया था उन हम्म तीनों किसानों के कानूनों का, है। हम्म और उसके हम्म बाद जो है उसने कहा कि चलो यहाँ पे ले आओ, इस मैदान में, रामलीला मैदान में, और कहाँ कहाँ बुराड़ी में बिठा लो। तो विधानसभा में जाके आप कृषि कानून का समर्थन करते हो, बाद में आप जो है पंजाब के किसानों को समर्थन देते हो बाहर आके, ऑफ द रिकॉर्ड। ऐसे तो होता नहीं है। तो हम्म इसलिए इनका बहुत डूबियस है पॉलिटिक्स इनका। और हम्म दिल्ली चुनाव आने वाला है, और दिल्ली चुनाव में आपने देख लिया होगा कि इन्होंने रेवड़ी पर चर्चा रख दी है। ऐसे कौन करता है, मतलब कि रेवड़ियों के मुहावरे होते हैं, लेकिन आपने रेवड़ी पर चर्चा का बैनर लगा के मतलब जनता को आपने भिखारी समझ लिया है। एक तो भाजपा लाभार्थी बोलती है, दूसरा इन्होंने मान लिया है कि जनता जो है रेवड़ी पर वोट देती है। तो आप देख लीजिए कि भाजपा का नैरेटिव और आम आदमी पार्टी का नैरेटिव कैसे एक तरह का है। जी जी, शुक्रिया अभिषेक जी, और जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो एक मोटा मोटा एनालिसिस था महाराष्ट्र का, झारखंड का और एक पंजाब बाई इलेक्शंस का, वो कर पाए हम। और थोड़ा समय की सीमा होती है, बातें तो लंबी होने वाली हैं। और मैं अभिषेक श्रीवास्तव का एक हिसाब से एक परिचय ये भी करवाना चाहूंगा कि बहुत अच्छे लेखक भी हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। अरविंद केजरीवाल पे इन्होंने किताब लिखी है। तो मैं अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगले किसी एपिसोड पे, अगले किसी शनिवार को मैं जरूर अभिषेक श्रीवास्तव से अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक लंबी बातचीत, शायद वो सीरीज में हो, उसमें 2 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, तो जरूर सुनाऊंगा, ताकि जो एनआरआईज भाईचारा है वो तो बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल को एकदम लेके आए थे कंधों पे बैठा के, तो कम से कम उनको जो अरविंद केजरीवाल की सारी सच्चाइयां हैं वो जरूर पहुंचे। सुनने के लिए शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो यूएस। शुक्रिया।